करता है तो रिजर्वेशन की बात होती है। और कुछ है जो रिजर्वेशन के अलावा भी सामाजिक न्याय ला सकता है सोसाइटी में, और उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए मैं थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना चाहूँगा। ये इस सवाल के साथ मेरा एंगेजमेंट शुरू हुआ 2018 में, जब एक रेपरेशंस जिसे क्षतिपूर्ति कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, कम्युनिटी है जिसके साथ कई सालों तक अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उनको किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं, मुआवजा दे सकते हैं। इसके ऊपर एक कमीशन बना 2018 में एट हार्वर्ड। उसमें मुझे बुलाया गया कि हम भारत में जो दलित समाज है, जो उनको अस्पृश्य माना गया या जातिगत गुलामी, इसे कास्ट स्लेवरी भी कहते हैं, ये हमारे काफ़ी टाइम तक चला। तो इस समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये शुरू हुआ 2018 में। और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहा इस अध्ययन में। तो ये सवाल आया कि जाति शुरू कहाँ से होती है, जाति है क्या, उसका स्वरूप हिस्टोरिकली इतिहास में कैसे शुरू हुआ और आज उसकी क्या स्थिति है। तो मैं थोड़ा सा संदर्भ क्रिएट करूँगा कि जब हमने अध्ययन करना शुरू किया तो हम रिलीजियस टेक्स्ट में गए, तो सबसे पहला वर्णन जो आता है जाति का, वर्ण व्यवस्था का, वो ऋग्वेद में आता है। उसमें एक श्लोक है पुरुषा सूक्ता, वो बोलता है कि इंसान की उत्पत्ति नहीं बट समाज की उत्पत्ति एक जीव से हुई, पुरुषा या जो भी है। और ये सब जानते हैं कि उनके मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए, हाथों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र। दैट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ रिलीजियस एंशिएंट टेक्स्ट जो ये बताता है। और उसके बाद कई टेक्स्ट हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, धर्म सूत्रास हैं, बौधायन सूत्रा है, अपस्तंभा सूत्रा है, बहुत सारे हैं जो इसकी जो थ्योरी है, ये माइथोलॉजिकल थ्योरी है, इसको इनंसिएट करता है, इसको बार बार रिइटरेट करता है। अब ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में था, ये प्रैक्टिकल लाइफ में, समाज में नहीं था। लोग कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते थे, किसी से भी शादी कर सकते थे, जो चाहे कर सकते थे। काफ़ी टाइम तक ये सिर्फ थ्योरी में रहा। व्हेन वी कम टू सर्टन डायनेस्टीज अराउंड 1200 BCE, वी फाइंड कि ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, इसको स्टेट ने या किंग्स ने अपना गवर्नेंस मॉडल बनाया एंड दे इम्प्लीमेंटेड इट इन द सोसाइटी। सो देन हायरार्किकल डिवीजन हुआ, इट वाज इम्प्लीमेंटेड, इंटरकास्ट मैरिज वाज नॉट अलाउड, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं है कि अगर मेरे पिताजी लेदर वर्क करते हैं या पॉटर हैं तो मैं भी वही करूँगा या करूँगी। सो दिस सिस्टम गेट्स entrenched एंड स्टार्ट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और सवाल ये था इसमें कोई बदलाव आया है कि नहीं। और जब हमने हिस्टोरिकल काम देखा, हिस्टोरियंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सो वी हैड टू लुक एट वैदिक पीरियड से लेके मेडिवल पीरियड, ब्रिटिश मॉडर्न पीरियड एंड टिल इंडिपेंडेंस के कास्ट स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आए या नहीं आए, और कौन से ग्रुप्स थे जिनके साथ एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के आई कि हम अनटचेबिलिटी के बारे में जानते हैं, अस्पृश्यता के बारे में जानते हैं, लेकिन जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है वो है कि जो अनटचेबल कम्युनिटी रही, उसमें कुछ सब कास्ट या ग्रुप्स वर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज स्लेव कास्ट। सो वो हेरिडिटरीली दे वर डेजिग्नेटेड एज स्लेव्स। और स्लेव की कैटेगरीज हैं मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और बहुत सारे टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के स्लेव्स का वर्णन है। दूसरा सवाल ये आया कि क्या ये स्लेवरी कब तक चली। हमने जो भी अध्ययन किया उसमें पाया कि आफ्टर द वैदिक पीरियड, आफ्टर अराउंड 12th century BC, दिस गेट्स इंट्रेंच्ड, ये सिस्टम चलता है। फिर इस्लामिक रूलर्स स्टार्ट कमिंग एंड अटैकिंग इंडिया एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रूल। महमूद आते हैं, खिलजी आते हैं, गजनवीज आते हैं, एंड वो यहाँ रूल करते हैं और वो देखते हैं कि एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें शूद्राति शूद्रा इज इंट्रेंच्ड लेबर जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वो उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं करते हैं क्योंकि द इस्लाम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द अरब खलीफत। उसमें भी बहुत सारी ट्राइब्स थी, उनमें डिफ्रेंसीशन था।
वो यूज़ को इन्फीरियर और वीक मानते थे। तो आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन वो लेके आए अपने साथ, और उन्होंने वही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट टेक्सचुअली लिखा हुआ है कि जो एनालिसिस हुआ है लोगों ने किया है कि दे अप्रिशिएटेड द ब्राह्मण्स, दे आर वाइज, ब्राह्मण्स आर वाइज, दे हैव दीज कल्चर्ड है। तो ड्यूरिंग मुगल पीरियड ऑल्सो जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश रूल आता है, और बाय फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ड्यूरिंग जहांगीर्स टाइम, सेट्स अप अ फैक्ट्री, गुजरात में वो फैक्ट्री करते हैं। फिर 2 प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, और उसके बाद द रेन ऑफ पावर इज़ टेकन बाय द क्राउन, एंड द क्राउन जब आता है तो एंग्लो इंडियन लॉ इंडिया में लाने की कोशिश करता है, जो कि इंग्लिश लॉ है, जो रोमन लॉ से आता है। उसमें हम पाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, द ब्रिटिश लोगों ने बहुत सर्वेस किए, कैडेस्ट्रल सर्वेस किए, जहाँ भी उन्होंने रूल किया दुनिया भर में, वहाँ वो जनसंख्या की गणना करना, उनके बारे में जानना, सर्वेस करना और डॉक्यूमेंट करना उनका बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने किया। लेबर कमीशंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, जिसमें वो देखते थे किस तरह के लेबर लॉज और सिचुएशन है। तो उसमें साफ दिखता है कि जो लेबर कमीशन है कि वो बात कर रहे हैं साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, एक्सक्यूज़ मी, के सॉइल स्लेव्स हैं जो एग्रेस्टिक स्लेव माने जाते हैं, एंड दे आर अटैच टू अ मास्टर, और ये पर्टिकुलर सब कास्ट से आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेवरी कर रहे हैं। अब जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने लॉ जब लाया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मौलवी साहब को और एक प्रीस्ट साहब को नियुक्त किया ऑफिशियली इन द कोर्ट्स, कि इफ़ देयर आर एनी सिविल मैटर्स विच कम, अगर सिविल मैरिज है, प्रॉपर्टी है, एक्सेट्रा, कोई डिस्प्यूट है, उसमें ब्रिटिश लॉ की जगह कंसल्ट किया जाएगा। हिंदू है तो शास्त्रों पे कंसल्ट किया जाएगा, और मुस्लिम है तो कुरान या शरिया को कंसल्ट किया जाएगा। तो एक एग्जांपल है आई थिंक 1830s का, कि एक ऐसे ही कोई मसला आता है कोर्ट में स्लेवरी के ऊपर, और जो प्रीस्ट अपॉइंटेड हैं उनसे पूछा जाता है कि इसका क्या किया जाए, तो वो तुरंत मनुस्मृति को रेफ़र करके बोलते हैं यस के बहुत 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं, उस हिसाब से हमें जजमेंट पास करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ आने के बाद बहुत सारे लॉज लाए, कुछ कुछ चेंज किया, लेकिन इनिशियल पीरियड में उन्होंने जो ट्रेडिशनल हिंदू लॉ है उसी को माना, उसी को फॉलो किया। जितना मैं आई थिंक, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, पर मनोज बिट्टा की किताब में शायद लिखा हुआ है कि पहला लॉ जो ब्रिटिश कास्ट को लेके आए वो था कि ब्राह्मणों को डेथ पेनल्टी नहीं देंगे। हो सकता है बिकॉज उनका ये मानना था कि अगर हमें इंडिया में रूल करना है तो जो एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर्स है उनको हम टच नहीं करेंगे। तो जो मनुस्मृति में आप देखते हैं कि एक ही क्राइम के लिए, चाहे आप जैसे मर्डर कह रहे हैं, तो ब्राह्मण्स को डेथ पेनल्टी नहीं है, और जैसे आप ब्राह्मण से क्षत्रिय व शूद्र आते हैं, द सिविरिटी ऑफ द पनिशमेंट इंक्रीजेस। सो यू एब्सोल्युटली राइट दैट फॉर द सेम क्राइम the punishment quantum was very different according to caste hierarchies. So फिर फाइनली ये चला, लेकिन यूके में जहाँ पे और वेस्ट में जहाँ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड चल रहा था, तो वहाँ अफ्रीका से ट्राइब्स को ज़बरदस्ती अटैक करके उठाया जाता था, ट्रैफिक किया जाता था टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, ऑक्शन हाउसेस में उनकी नीलामी होती थी। तो वो इतना चल रहा था कि उस पर बहुत दबाव आया सिविल सोसाइटी से, कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ गुड रिलीजियस प्रैक्टिस। तो अबाउट अर्ली 19th सेंचुरी 1813 के बाद बहुत प्रेशर पड़ा यूके गवर्नमेंट पे कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए। तो बाय 1833 उन्होंने एक लॉ पास किया एंटी स्लेवरी अबॉलिशमेंट के लिए। लेकिन और उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी कॉलोनीज़ थी दुनिया भर में, वहाँ उनके ट्रीटीज़ की। सो देयर आर एंग्लो स्विस ट्रीटी, एंग्लो पर्शियन ट्रीटी, एंग्लो ऑटोमन एम्पायर ट्रीटी, कि अगर हम वहाँ से स्लेव्स ले रहे हैं या अपने बाकी स्लेव्स वहाँ पे ला रहे हैं तो उसके क्या मोडालिटीज़ होनी चाहिए। इंडिया में वो आते आते 1843 में वो लॉ आया,
एक्ट 5 के अंडर इट वाज टाउटेड एज एन एंटी स्लेवरी एक्ट, बट उसका प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने ना स्लेवरी डिफ़ाइन की, ना बॉन्डेड लेबर डिफ़ाइन किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किसी इंसान को ज़बरदस्ती से उठाना, उसको ट्रैफिक करना, उससे काम कराना आज से इलीगल है। पर जो उससे पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, उसमें ये सब प्रावधान पहले से थे। दे आइडेंटिफाइड दिस स्लेवरी विच वाज कास्ट स्लेवरी ऑल्सो, एंड ऑल्सो दे बॉट स्लेव फ्रॉम देयर अदर कॉलोनीज टू इंडिया etc. to work on the fields or as coolies or as indentured laborers भेजे गए, but they kept it nebulous because उनको ज़रूरत थी for surplus extraction, they needed a large workforce। तो ये लॉ आने के बाद जब पेपर पे स्लेवरी एक तरह से एबॉलिश हुई, लेकिन जो रियल लेबर और मास्टर रिलेशनशिप्स थे उसके लिए उन्होंने कोई प्रावधान ही नहीं किए कि अगर आज मैं अपनी स्लेवरी छोड़ता हूँ तो मैं कहाँ से अपना परिवार का संगोपन करूँगा। मेरे पास ज़मीन नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है कमाने के। तो जैसे अमेरिका में जब स्लेवरी एबॉलिशमेंट लिंकन साहब के दौरान हुई तो उन्होंने कहा कि हर स्लेव फैमिली जिसमें 4 मेंबर्स हैं उनको 40 एकड़ जो है ना म्यूल मिलना चाहिए, कि 40 एकड़ ज़मीन और एक म्यूल जो हॉर्स एंड डोंकी का हाइब्रिड है, कि वो अपने खेती बाड़ी करके अपना संगोपन कर सके, जो कि हुआ नहीं, वो भी मिला नहीं बहुत सारे लोगों को। तो जब ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी अबॉलिश की और कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया, तो स्लेव कम्युनिटीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू कंटिन्यू वर्किंग फॉर देयर मास्टर्स, नॉट एज स्लेव्स बट नाउ एज डेट लेबर, इंडेंचर्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर। तो वो प्रैक्टिस चलती रही और आप देखते हैं फाइनली इंडिपेंडेंस होता है। इंडिपेंडेंस में हम एक नया सिटीजनशिप लाते हैं जहाँ सारे नागरिकता मिलती है सबको। सो अम्बेडकर सेज व्हेन ही कि we'll have equality in political life but we'll have inequality in social and economic life, कि आपको पेपर पे तो आप सब समान सिटीज़न, बट आपके सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस वहीं का वहीं है। और बॉन्डेड लेबर एक्ट फाइनली 1970 अर्ली 70s में जाके पास होता है, तो उस समय तक ये स्थिति चल रही है। उससे हमें ये रियलाइज़ हुआ कि जब इंडिपेंडेंस हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान आया कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ छुआछूत होती है, अस्पृश्यता होती है, इस वजह से आप उनको नौकरी नहीं देंगे, आप उनको घर में काम करने नहीं देंगे, आपका किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, उसको मिटिगेट करने के लिए आपने फोर्सफुली रिजर्वेशन लाया। कि अम्बेडकर साहब जब बाहर से पढ़ के आए इतना सारा, और आई थिंक बड़ौदा के किंग थे जिनके साथ उनको 5 साल काम करना था, तो उनके साथ छुआछूत के तहत उनको अलग से बिठाया गया, उनको फाइल फेंकी जाती थी। सो ये जो धारणा है कि हिस्टोरिक 2500 साल के दमन को कंपनसेट करने के लिए या उसको एक तरह से सुधारने के लिए रिजर्वेशन लाया गया, ये एक धारणा गलत है। वो कंपनसेशन इन कम्युनिटीज़ को मिला ही नहीं, और रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए था कि वो शायद किसी तरह पढ़ लिख गए या किसी तरह ऊपर आए तो उनको पार्टिसिपेशन मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले, बिकॉज यू हैड टू undo untouchability which was banned by law। so ये दो मसले अलग अलग। इसमें से रेपरेशन या क्षतिपूर्ति आता है कि 2500 साल के शोषण के लिए उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, और उसका खामियाजा हम आज भी देखते हैं कि रिजर्वेशन के बावजूद अगर हम कोई भी डेटा, रिजर्वेशन के अलावा कोई अफर्मेटिव एक्शन हुआ ही नहीं। इंटरनेशनली बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं लाइक दलित्स जिनके साथ हिस्टोरिकली बहुत अत्याचार हुआ है, और उनके लिए कई तरह की अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ आई हैं जिसको हमने भी देख के उसी तरह यहाँ पे कार्यान्वित करने की कोशिश की है। लेकिन अब एक नया मोमेंटम आ रहा है कि जो आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव एक्शन के बावजूद जो गैप है बिटवीन दीज कम्युनिटीज़ एंड अदर कम्युनिटीज़ वो ब्रिज ही नहीं हो रहा है। चाहे वो हेल्थ इंडिकेटर्स देख लीजिए, आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, और कोई भी इंडिकेटर्स देख लीजिए, वो गैप परसिस्टेंट है। आप इंडिया का डेटा उठा लीजिए, हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है।
हम 80s 60s 80s के बाद से हम एनालाइज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि SC ST और जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनका और जो बाकी सवर्ण कह लीजिए उनके बीच में गैप परसिस्टेंटली मेंटेन हो रहा है डिस्पाइट रिजर्वेशन, डिस्पाइट पॉलिसीज़। तो इसके पीछे कारण क्या है? और जो कारण हम समझ में आ रहा है ये कि जब आपने इन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा, इन लोगों का जो डिसएडवांटेज था हिस्टोरिक, उनको लैंड ओनरशिप का राइट नहीं है, उनको वेल्थ एक्यूमुलेशन का राइट नहीं है, उनको एजुकेशन का राइट नहीं, उनको पॉलिटिकल सिविल इक्वालिटी नहीं है। वो डिसएडवांटेज आपने इंडिपेंडेंस के वक्त पेपर पे तो उसको हटा दिया, लेकिन अब आप उनसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सबके साथ compete करें, उनमें मेरिट आए। और ये और बाकी जो ग्रुप्स हैं जो हिस्टोरिकली प्रिविलेज रहे हैं, उनका प्रिविलेज इसीलिए आया कि एक लार्ज तबका शूद्रा अतिशूद्रा एक तरह से आप कह सकते हैं लेबर, इंट्रेंच लेबर था जिनका एफर्ट और सरप्लस प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट किया गया, वो ऊपर गया अब द कास्ट हायरार्की, and that led to economic well-being, prosperity, access to education through that, और वो intergenerationally transfer होता रहा और आता रहा। इसीलिए उनका जो जिसे आज हम मेरिट कहते हैं वो मेरिट नहीं, वो प्रिविलेज है। और ठीक उसका एंटीथीसिस ये है कि the other communities which lack that have that historic disadvantage which was never compensated for. So reservation आपको अब ये कह रहा है कि हाँ, अब हम आपको जॉब में एक पोजीशन दे देंगे, लेकिन आपको प्रूव करना है अपने आप को कि आप मेरिटोरियस हैं, आपको थोड़ा सा रियायत मिलती है कि 5% आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स या 12th में जो मार्क्स हैं उसमें कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन वहाँ तक आना फर्स्ट जनरेशन के लिए, सेकंड जनरेशन के लिए, आज भी आप देख लीजिए जो ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम SC and even ST communities, they are either first generation, most of them, very few second generation, third generation आपको मिलेगा ही नहीं। एक स्टडी हुई थी DU में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, एक और स्टूडेंट्स DU के भी थे, JNU के भी थे जो मास्टर्स के लिए आए थे। उसमें ज़्यादातर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे, उनके ज़्यादातर पिताजी माताजी जो भी हैं दे आर फार्मर्स, दे आर इलिटरेट। सो रिजर्वेशन ने आपको मौका दिया आने का, लेकिन जो आपका डिसएडवांटेज है, यू डोंट हैव लैंड, यू डोंट हैव वेल्थ, यू डोंट हैव इनकम अर्निंग एसेट्स, आपके घर में एजुकेशन नहीं है, कल्चरल कैपिटल नहीं है, ये सारा डिसएडवांटेज को हमने कभी फैक्टर ही नहीं किया। और रेपरेशंस वहाँ इस समय आता है इस जगह पे कि हमें उनको कॉम्पनसेट भी करना चाहिए, तभी वो जो गैप हम परसिस्टेंटली देख रहे हैं वो ब्रिज होगा। यहाँ पे जब रिजर्वेशन ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं आप, इंटरेस्टिंगली बताते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन है वही अब तक एजुकेशन पा पाए हैं, जो प्रिविलेज्ड क्लास या एफ्लुएंट क्लास या डोमिनेंट कास्ट, इन सब का वजह से बर्थ राइट ही रहा है ये अभी लोगों को मिल रहा है जो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का। तो अफर्मेटिव एक्शन जिसको हम रेपरेशन कहें उसकी ज़रूरत है, पर वो रेपरेशन कैसा दिखता है, बिकॉज लोग रिजर्वेशन से ही इतने डरे हुए रहते हैं, तो रेपरेशन सुनते ही वो देश छोड़ने की बातें कर देगी। जी बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी मतलब इसमें कई तरह से इसका सोचा जा सकता है रेपरेशन का। जो मैंने लिखा है अभी और सजेशन किया है कि पहले तो इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए और इसके लिए एक कमीशन बनाई जाए, रेपरेशन कमीशन, वो इस पे अध्ययन करे और इस पे सोचे। लेकिन जो मूलभूत सवाल है वो है कि आज भी आप देखोगे तो ज़मीन का इशू है। इंडिपेंडेंस के बाद हमने लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जो कि ज़्यादातर कामयाब नहीं रहा। कुछ राज्य छोड़ के कश्मीर, बंगाल, केरला में जो ज़मीन पे काम करने वाला किसान था उसको कुछ को मालिकाना हक मिला। वो ज़्यादातर दलित, ट्राइबल और निचली जाति के लोग थे जो मेहनत करते थे, लेकिन ज़्यादातर लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ।
तो एक ज़रूरत है फिर से उस मुद्दे को उठाने की कि क्या हम ज़मीन दे सकते हैं, और ज़मीन है, ऐसा नहीं है। फैलो लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, एग्रीकल्चर फैलो है, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं लैंड के, और कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है कि आप 10 एकड़ तक दे सकते हैं। दूसरा है कि कई लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा लैंड है। हमने लैंड सीलिंग एक्ट लाया था, जो कि काफ़ी लूप होल्स के तहत लोगों के पास आज भी 50, 100, 200 एकड़ है, वो ज़मीन ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो एक लैंड का मुद्दा हुआ। दूसरा सवाल है एजुकेशन का, कि एजुकेशन को एक्सेस आपको अगर इन कम्युनिटीज़ को दिलाना है, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, सो व्हाई नॉट फंड देयर एजुकेशन, कि आप ये इंश्योर करें कि children from these communities who are either first, second, third generation learners, उनका आप स्कूलिंग से लेके ग्रेजुएशन तक पूरा एजुकेशन फंड करें। यू हैव कैश ट्रांसफर्स, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स कर सकते हैं, ये कई जगह पे ये स्कीम है इंडिया में। कंडीशनल कैश ट्रांसफर मतलब आप हमारे पास डेटा है, वो बताता है कि अगर आपको एक आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में भेजना है, तो प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी में कितना खर्चा आता है, ये नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा से पता है हमें। उतना पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंडीशनली, कि जब आप 10th पास करेंगे या 12th पास करेंगे, वो पैसा या तो आपको रिलीज़ हो जाएगा, या amount of that will be released every month, so that it goes into the, or you pay it directly to the school. Some part you pay to the private school as fees, and some you pay to the parents. उनकी किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, खर्चा है, ट्यूशन है उसके लिए। सो एक वो एजुकेशन में इस तरह का, और भी बहुत तरीक़ों से इसको सोचा जा सकता है। फिर बड़ा मसला है वेल्थ का। जो वेल्थ डेटा हम देख रहे हैं कि अगर आप जानते हैं पिछले 7 से 10 साल में वेल्थ इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इंडिया में। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इनिक्विटस कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। आई थिंक 4 to 5% ऑफ द पॉपुलेशन को 75% ऑफ नेशनल वेल्थ अक्रू कर रहा है आज की डेट में। अब आप देख रहे हैं कि पहले ही दीज कम्युनिटीज़ वर डिप्राइव्ड ऑफ वेल्थ, इनकम अर्निंग एसेट्स, और पिछले 7-10 साल में ये और ज़्यादा गैप बढ़ गई है। तो वेल्थ ट्रांसफ़र की भी ज़रूरत है। उसमें आप वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं, इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते हैं, सेस है, हम सेस लेते हैं, एजुकेशन सेस, उसी में एडिशन किया जा सकता है, एक रेपरेशन सेस की बात हो सकती है कि हम जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जिन लोगों के पास ज़्यादा धन है उनसे ज़्यादा लेते हुए, पैसा लेते हुए उसका एक फ़ंड बनाया जाए। पहले आपके पास स्पेशल कंपोनेंट प्लान था SC ST का, जो आज की डेट में इट्स नॉट कॉल्ड दैट, एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट इज़ हैपनिंग विद इट। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मलेशिया का एग्जांपल दूंगा मैं। मलेशिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई फॉर द इंडिजिनस मलय पीपल, बिकॉज ज़्यादातर बिजनेसेस, ज़्यादातर प्रॉपर्टी, ज़्यादातर लैंड ओवर द ईयर्स इंडियंस और चाइनीज़, हान चाइनीज़, जो ब्रिटिशर की कॉलोनी थी मलेशिया, वो चाइनीज़ लेबर लाए, इंडियन लेबर गए वहाँ गए, एंड ओवर द ईयर्स दे कैप्चर्ड द इकोनॉमी, एंड द मलय पॉपुलेशन जो थी वो सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड और डिस्क्रिमिनेट होती रही एक इकोनॉमी से। तो जब एक इलेक्शन के बाद मलय रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, और उन्होंने उसके तहत हर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में, हर इकोनॉमिक सेगमेंट में मलय को शेयर दिया। मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर उसमें 10 बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उसमें 6 या 7 मलई होने चाहिए। अगर आप डिविडेंड्स या शेयर्स बेच रहे हैं, मेजॉरिटी शेयर हैव टू बी सोल्ड टू मलयस। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने नहीं छोड़ी जिसमें दे डिड नॉट गिव रिप्रेजेंटेशन टू द मलय। सो देयर आर एग्जांपल्स ऑफ डूइंग दिस। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। बात आती है प्राइवेट सेक्टर की। हमारा रिज़र्वेशन जो है, जिसके लिए इतनी लोग चिंता करते हैं और मेरिट की बात करते हैं, आज की डेट में पब्लिक सेक्टर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट मोर देन 3% ऑफ द टोटल क्वांटम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ 3% एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में है, जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद चल रही है। और बाकी सारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिजर्वेशन के दायरे के बाहर है।
उसमें एक फॉर्मल सेक्टर भी है, उसमें एक इनफॉर्मल सेक्टर भी है। तो रेपरेशन का एक और मुद्दा ये है कि आपको अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर लिबरलाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो श्रिंक हो गई हैं, सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें आपका क्वांटम ऑफ जॉब्स भी कम हो रहा है जिसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। द काइंड ऑफ जॉब्स आप कर रहे हैं, जिस तरह के जॉब्स हैं, उनका नेचर भी चेंज हो रहा है। तो इट इज़ बहुत ज़रूरी होगा कि रेपरेशन के तहत और रिजर्वेशन पॉलिसी के भी तहत इसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ इसको एक्सटेंड करना ज़रूरी होगा। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर रेपरेशन आए तो उसका क्या फ्रेमवर्क रहेगा? आई थिंक वो सवाल ऐसा है जिस पे अभी हमें सोचना पड़ेगा, बट कई तरह से हम प्राइवेट सेक्टर को अकाउंटेबल बना सकते हैं। ओके। बिजनेसेस ट्रेडिशनली रही हैं कुछ कम्युनिटीज़ के पास। आज भी आप इंडियन बिजनेस देखेंगे तो वो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय और इन द हैंड्स ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ जो कई हज़ारों सालों से बिजनेस करती आ रही हैं। और अ, उनका बिजनेस मॉडल ऐसा रहा है कि उसमें जो लेबर है वो उसको यूज़ किया गया है, तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन से भी आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। एंड वंस यू हैव इनफ कैपिटल दैट देन हैज़ इट्स ओन ट्रेजेक्टरी। सो वन ये नहीं सोचना चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी का कोई इसमें रोल नहीं है। आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी is now prospering, at least some segments of some sectors of the economy, and there are ways in which we can ensure that in those firms, in those production houses, in those businesses, representation from other communities can be increased through private sector reservation and through encouraging capital transfers or say taxation policy, that a part of the profit which is earned by businesses can go into a reparation fund through taxation, through wealth tax, etc. जो कि वैसे हमें करना चाहिए, and part of that fund can then go into encouraging small businesses, small sector businesses या जो MSME जिसे हम बोलते हैं। सो देर आर वेज ऑफ डूइंग दिस। इस पे अच्छे से हमें सोचना पड़ेगा, बट ये कहना कि बिजनेस इन प्राइवेट सेक्टर की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये मेरे ख्याल से गलत होगा। बट जैसे लोग काफ़ी इसमें रॉक ब्रेन मेंटालिटी है कि वो कोई भी ऑल्टरेशन नहीं चाहते हैं, वो आपको क्यों लगता है, कहाँ से आ रहा है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। आई थिंक इट्स अ सोशल साइकोलॉजी है मेरे ख्याल से, कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे बिजनेस, हमारे ऑक्यूपेशन, हमारी कैपिटल मोबिलिटी एक इन हिस्टोरिकली विद इन कास्ट ग्रुप्स रही है। हम क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, हमारे फादर्स फोर फादर्स क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, किन को अलाउड है बिजनेस में आना, किन को अलाउड नहीं है बिजनेस में आना। तो जो आप वर्ण व्यवस्था कह लीजिए, जाति व्यवस्था कह लीजिए, वो इकोनॉमिक इकोनॉमी पे अच्छे तरह से मैप होती है। आप आज भी देखेंगे, अगर आप NSS डेटा ले लीजिए ऑक्यूपेशन का, तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल और इन इलीट सो कॉल्ड ऑक्यूपेशंस में ज़्यादातर आप अपर कास्ट देखेंगे। फिर आप नीचे के प्रोफेशंस में आइए, आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर लेबर, मार्जिनल कैजुअल लेबर, सर्विसेज सेक्टर में आपको OBC SC ST दिखेंगे। सो द ऑक्यूपेशनल हायरार्की कास्ट हायरार्की पे आज भी मैप होती है। तो वो जो मानसिकता है हमारी, वी डिराइव स्टेटस, वी डिराइव पावर by looking at someone who's below us in the hierarchy and comparing ourselves with the someone who's above us. I think it still exists, and that is something we miss out when we are talking about inequality or wealth accumulation or redistribution. That there is a underlying caste hierarchy which has existed for a long period of time, and even after liberalization के बाद भी वो पूरी तरह टूटी नहीं है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब लैंड डिवाइड हुआ तो वो ठीक से हुआ नहीं। बिहार में तो कोई तरह का, यूपी में कोई तरह का भी
दिखानी है हमें वो होते हुए। तो क्या है जो फोर्सेस तब रोक रही थी ये सब चीज़ें, वही फोर्सेस आज एग्जिस्ट करती है। तो आज भी कोई तरह का रिजर्वेशन के अलावा रेपरेशन होना वो सक्सेसफुल कैसे होगा, इंक्लूसिव कैसे होगा? अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ दलित फैमिलीज़ को ऑलमोस्ट लाइक रेपरेशन मॉनेटरी कंपनसेशन किया और हर फैमिली को 10 लाख रुपए बिना सवाल पूछे ट्रांसफ़र किए। नॉट इवन अ लोन। नॉट इवन अ लोन, इट वाज अ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। आई थिंक वो स्कीम का नाम था दलित बंधु, ऐसा कुछ जी, आई थिंक पढ़ा था मैंने उसके बारे में। तो उसको फिर एनालाइज किया किसी हार्वर्ड के प्रोफेसर ने, इंडियन ही है वो, कि उसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा। तो उससे अब ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था तेलंगाना गवर्नमेंट का। आई थिंक अगर रिपरेशन का हम लॉजिक समझा पाएँ लोगों को कि इससे कैसे इनइक्वालिटी और लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी कम होगी और उससे एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़ायदा होगा। अगर आपके एक बहुत बड़े तबके में एजुकेशन, इनकम या वेल्थ सिक्योरिटी आएगी तो इंटरजेनरेशनली देयर एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी एंड द ओवरऑल ग्रोथ विल इंक्रीज इफ़ वी दैट। अगर वो लॉजिक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया उससे ये निकल के आया कि बहुत फ़ायदा हुआ इन फैमिलीज़ को। उन्होंने उस पैसे से इनकम अर्निंग असेट्स ख़रीदी जिससे कि उनको इंटरजेनरेशनली फ़ायदा होगा। शायद वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे कोई और चीज़ हो। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आई कि उनका रिस्पेक्ट और स्टेटस उस सोसाइटी में, विलेज में काफ़ी बढ़ा। हालांकि उसका एक फ्लिप साइड ये हुआ कि जो सवर्ण है, उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है इस पॉलिसी के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई अब इनको पैसा मिला है तो अब इनको स्पेशल क्रेडिट स्कीम्स या रिजर्वेशन से नहीं मिलना चाहिए। तो उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि वो रिजर्वेशन या स्पेशल क्रेडिट स्कीम इसलिए है कि अगर वो पढ़े लिखे भी हैं, वो दे हैव द एबिलिटी टू पे बैक द लोन और गेट द जॉब, उनको वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके साथ अस्पृश्यता के चलते, जातिवाद के चलते उनको डिस्क्रिमिनेट या एक्सक्लूड किया जाता है। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं वो तब तक कंटिन्यू रहेंगी जब तक समाज में ये भावना रहेगी। मतलब जब तक कास्ट वाइज शादी होना नहीं बंद होगी तब तक तो ये चलेगा ही मिनिमम। और उसके साथ आपको उनको एक लमसम एक ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, चाहे वो लैंड के रूप में हो, चाहे वो वेल्थ के रूप में हो, चाहे वो असेट के रूप में हो, जो उनको एक स्टेबिलिटी दे। और अगर वो स्टेबिलिटी मिल जाती है तो ये भी हो सकता है कि इन फ्यू जनरेशंस दे डू वेल इनफ not to even avail reservation in the public sector. They are able to sustain themselves and have a good livelihood in the private sector. But that basic जो minimum transfer है, जो उनको ज़रूरत है, that I think is very important. अभी हम और अगर डिस्कस करना चाहे कास्ट और मेरिट के बेस पे, जो इंडियन कम्युनिटी है जो इंडिया के बाहर गई है, उनको लोग इंडिया का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, बट वो तो सिर्फ एफ्लुएंट लोग ही थे जो मैक्सिमम बाहर गए। तो द ओवरसीज इंडियन इज प्रोबेबली द सेम कास्ट क्लास कम्युनिटी, और बाकी दुनिया उनको देख के ही इंडियन की अपनी परिभाषा तैयार करती है। तो उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वेल इनिशियली तो यू आर राइट दैट जो लोग गए बाहर जॉब्स कर पाए, जॉब्स ले पाए, ज़्यादातर देवर अपर क्लास, अपर कास्ट, बिकॉज उनके पास एजुकेशन था, स्किल था, मींस रिसोर्सेज थे। बट हम देख रहे हैं कि इन सम टाइम बहुत सारे लोग फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़ हैव आल्सो गॉन। सो ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि वो नहीं है, उस तरह का माइग्रेशन नहीं हुआ है। बट हम देख रहे हैं कि कास्ट हायरार्कीज़ और जो इंडिया में है वो वहाँ रिप्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे फेमस केस हुआ जो सिस्को जो कंपनी है, उस पे केस हुआ एक एम्प्लॉय ने कि उसके साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वो उसने काफ़ी वहाँ पे अमेरिका में वो काफ़ी फेमस हुआ केस। सो दो people are trying to escape
to say America or other places, thinking that शायद वहाँ पे समानता है उस समाज में, एटलीस्ट कास्ट नहीं है वहाँ, रेशियल इनइक्वालिटी और वो सब दिक्कतें हैं, लेकिन वहाँ जाके भी यही पता चल रहा है कि जहाँ ज़्यादातर इंडियंस पहुँच रहे हैं, दे आर ऑल्सो सेल्फ आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स बाय देयर रिलीजन एंड कास्ट, सो वो एक प्रॉब्लम है। सिएटल में, कैलिफोर्निया में कास्ट को इंक्लूड रेस के साथ, एथनिसिटी के साथ, रिलीजन के साथ इंक्लूड करने की कोशिश की गई फॉर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, और कहीं कहीं सक्सेसफुल भी हुआ है वो, कहीं कहीं नहीं भी हुआ है। आई थिंक ये जो मसला है, जहाँ पे भी इंडियंस जाएंगे वो अपने साथ कास्ट लेके जाएंगे और वो मसले वहाँ पे भी आएंगे। एक तरह हम देश में अब कास्ट सेंसस कर रहे हैं जो होना भी चाहिए, दूसरी तरफ हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% कैप होना चाहिए रिजर्वेशंस पे। तो आप उन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? दिस इज़ नॉट अ इजी क्वेश्चन बिकॉज इतनी कम्युनिटीज़ और इतनी जातियां हैं और सबके अपने अपने सवाल हैं। तो अगर कास्ट सेंसस होता है मान लीजिए, उसमें ये भी सवाल है कि कास्ट सेंसस में आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो कि कास्ट और सब कास्ट लेवल पे आर्थिक स्थिति लोगों की क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उससे थोड़ा क्लैरिटी आएगी। और हम देखते हैं कि एक सवाल बनता है कि अगर रिजर्वेशन है तो कई कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने, ये क्वेश्चन आया है बार बार कि वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा रिजर्वेशन ले रहे हैं, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या ट्राइब्स हैं जो रिजर्वेशन नहीं ले पा रही। तो क्या हम सब कास्ट रिजर्वेशन दें, और अगर 50% से वो ऊपर जाता है, जैसे शायद तमिलनाडु में ही 60 ऑलमोस्ट 70% रिजर्वेशन है, तो क्या हम उस पूरे को खोलें? अब इसमें दो तरह से इसको देखा जा सकता है कि वो जो कम्युनिटीज़ जो आज रिजर्वेशन ले पा रही हैं वो क्यों ले पा रही हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने या उनकी फर्स्ट जनरेशन ने जिसकी वजह से वो रिजर्वेशन ले पा रही हैं और बाकी कम्युनिटीज़ नहीं। तो मुझे लगता है इसमें जब हम रिजर्वेशन घोषित हुआ, अनाउंस हुआ, तब अम्बेडकर साहब ने ये कॉल दिया कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। उस कॉल को लेते हुए कई कम्युनिटीज़ ने उसको फॉलो किया कि हमारा एक ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, कास्ट ऑर्डेन ऑक्यूपेशन है, हम चर्मकार हैं, हम पॉटर हैं, हम स्कैवेंजर हैं, एक्सेट्रा। हमें इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस करके एक जनरेशन को, अगली जनरेशन को पढ़ाना पड़ेगा। और आप जितने भी फर्स्ट या सेकंड जनरेशन लोगों से मिलते हैं जो रिज़र्व कैटेगरी से आए हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर जॉब्स में हो या एकेडमिया में हो, किसी और में, उनसे यही सुनने को मिलता है कि उनके पेरेंट्स ने अपना कास्ट ऑक्यूपेशन छोड़ा, and they really had to sacrifice a lot, sometimes sell their land, sometimes sell their utensils, and really sacrifice and ensure that कि वो जो उनकी अगली पीढ़ी है वो पढ़ लिख सके, और पढ़ने के बाद they could then access reservation। अब कई एससी में कास्ट हैं जिनमें ये इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें भी रिजर्वेशन में शिरकत होनी चाहिए, हमें भी उसका फ़ायदा होनी चाहिए। तो एक सवाल है जिस पे हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सब कास्ट, अगर सेंसस से पता चलता है कि एससी कम्युनिटी इनसे महाराष्ट्र है, उसमें 10 सब कास्ट हैं और उनमें से कोई भी रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? क्या उनमें शिक्षा नहीं है? क्या उनके पास लैंड नहीं है, वेल्थ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है? तो आई थिंक वहाँ पे भी रेपरेशन का सवाल एक तरह से आता है कि अगर हम एक रेपरेशन का अच्छी पॉलिसी लाएं जिससे हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, वेल्थ हो, एजुकेशन दे पाए कुछ टाइम तक बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, मेरे ख्याल से उसका इंटरजनरेशनली फ़ायदा होगा, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो आज की डेट में रिजर्वेशन एक्सेस नहीं कर पा रही हैं वो उसको वैसे भी कर पाएंगी। दूसरा सवाल ये है कि मेरिट का, कि आप, एक सवाल आता है कि
इनको इस कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके फादर आईएएस ऑफिसर हैं, ये खुद पढ़े लिखे हैं, तो इनको रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है। तो उसमें जो कारण है जो लोग मिस कर जाते हैं मेरे ख्याल से, कि पढ़ा लिखा स्किल्ड व्यक्ति अगर वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन लेना चाहता है या कोई नौकरी लेना चाहता है, वो उसका मेरिट होना या ना होने की वजह से उसको नहीं धुतकारा जाता। इसलिए धुतकारा जाता है वो क्योंकि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से आ रहा है, उसका एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वेदर ही और शी इज़ मेरिटोरियस और नॉट इज़ नॉट द इशू। तो जब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सीट्स हैं जो रिज़र्व कैटेगरी के लिए हैं, और किसी का कोई रिज़र्व कैटेगरी से आ रहे हैं और उनके मार्क्स बहुत हाई हैं, वो जनरल में भी जा सकते हैं, लेकिन उनको रिज़र्व में डाल दिया जाता है। वो इसलिए एक मानसिकता है कि पहले ही सीट्स कम हैं, तो आप अपनी कोटा में रहिए, हमारी सीट्स मत लीजिए क्योंकि हमारी कम हो गई हैं। तो फिर वो मेरिट कैसे हुआ? एक तरफ आप मेरिट चाह रहे हैं, लेकिन जब मेरिट है तो आप उनको वापस भेज रहे हैं, और फिर आप कहते हैं आप में मेरिट नहीं है। सो इट्स अ कन्वोल्यूटेड सर्कुलर लॉजिक व्हिच डजंट वर्क टू माय माइंड। सो इसमें अब आप देख लीजिए, पूरा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग कट है, मैसिव फंडिंग कट है। वहाँ पे बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, और ये एक धारणा बन रही है कि भाई आप तो टैक्स पेयर के पैसों पे पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट में जाइए। लेकिन प्राइवेट में आपको एडमिशन नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अफोर्ड कर भी सकते हैं तो आपके ऊपर किसी और को प्रेफर किया जाएगा, वहाँ रिजर्वेशन नहीं है। सो आई थिंक ये जो मेरिट का सवाल है, ये दोनों तरफ से यूज़ किया जाता है टू बेसिकली क्रिएट अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट टू कीप सर्टेन स्टूडेंट्स एंड पीपल फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटीज़ आउट ऑफ एजुकेशन। ये मेरा मानना है। क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट आया ओबीसी में है, क्रीमी लेयर, वो ये मानना है कि अगेन इट्स द सेम आर्ग्यूमेंट कि आप रिसोर्सेज हैं आपके पास, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज होने के बावजूद आपका एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन जॉब्स, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इन द मार्केट, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि तो ये आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, आप कुछ और कर लीजिए, आपके पास लैंड है तो आप खेती-बाड़ी कर लीजिए। बट अगर सेकंड थर्ड जनरेशन खेती-बाड़ी नहीं करना चाहता है और वो प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, वो एजुकेशन लेके, स्किल लेके कोई नौकरी लेना चाहता है, और वो ले भी पा रहा है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपने उसको क्रीमी लेयर कह दिया है और अब वो एक्सक्लूड हो रहा है। तो आई थिंक ये एक सवाल है जिसको हमें सोचना चाहिए कि उसमें कुछ चीज़ों से वो वंचित रह जाएंगे, कि वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा पाएंगे, वो प्रोफेशनल में नहीं जा पाएंगे, वो कुछ और कर लेंगे, उनके पास रिसोर्सेज है। बट ये मेरे ख्याल से इसका हल नहीं है, इस सवाल का हल नहीं है। तो बेसिकली कुछ और कर लेंगे कि पे हम क्यों जाते हैं जब ऑप्शन है कि जो चाहे वो करना। हाँ, सबको, अगर आपके पास स्किल सेट है, आपने मेहनत की है, आपके पास एजुकेशन है, तो सबको समान ऑप्शन या चांस मिलना चाहिए अपने चॉइस के ऑक्यूपेशन में जाने का। वहाँ पे आप किस समाज से आ रहे हैं, किस धर्म से आ रहे हैं, जाति से आ रहे हैं, जेंडर क्या है, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, फिजिकल या सोशल या बायोलॉजिकल, उससे अगर आपको बाहर रखा जा रहा है तो इट इज़ इनकम्बेंट ऑन द स्टेट, ये स्टेट का दायित्व है कि वो उसके लिए कोई नीति लाए, जिससे कि ये समाज का जो भेदभाव है इसको आपको रोकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।